कुछ खोकर पाना है, कुछ पाकर खोना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और चलिए आज शुरू करते हैं। आगे हम गणितबाज बैच का जो अपना क्लास है, ये पांचवा क्लास है। पांचवें क्लास में भी आज हम आपको मेंसुरेशन ही पढ़ाने वाले हैं और आपको मैंने बताया कि पहले पूरी थ्योरी हम आपको कराएंगे, फिर सारे क्वेश्चन कराएंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको त्रिभुज के बारे में पढ़ाया। जो जिन बच्चों को नहीं मिला होगा भाई, प्लेलिस्ट बना हुआ है, गणितबाज बैच के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से देख लीजिएगा। सबसे पहले मैंने त्रिभुज के बारे में बता दिया है, उसके बाद हमने आपको चतुर्भुज के बारे में पढ़ाया है। आज हम वृत्त के बारे में पढ़ाने वाले हैं, यानी सर्किल के बारे में। तो दोस्तों उसके बाद जो हम चलेंगे आगे, पूरे मिसलेनियस क्वेश्चन को लेकर चलेंगे, ठीक है ना। तो बने रहिए और एकदम जीरो से हीरो लेवल वाली ये बैच है भाई। गणित आसानी से समझ में कैसे आता है इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए सर्किल, सर्किल यानी वृत्त। तो भैया वृत्त में पहले तो हम थ्योरी पढ़ेंगे, एकदम बेसिक चीज़ें करेंगे, छोटी छोटी बातें पहले जानना बिल्कुल ज़रूरी है। ये देख लीजिए, यह एक वृत्त है, वृत्त बना दिया। तो ये जो घेरा जो आपने देखा, ये वाइट वाली पट्टी, ये इसको परिधि कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं परिधि, ठीक है ना। ये परिधि है। अब देखिए, जैसे आपने त्रिभुज में देखा था कि ये त्रिभुज की परिमाप होती है, ये वाली अगर तीनों भुजा को जोड़ देते तो परिमाप होता है, वही घेरा इसका परिधि है और इसके घेरा को हम परिमाप कहते हैं और कोई बात नहीं है। मतलब इस आकृति का जो घेरा है ना, वही इसका परिमाप है या इसको परिधि आप कह दीजिए। चलिए ये परिधि है। अब दोस्तों एक बात समझिएगा, ये केंद्र जो होता है, केंद्र बिंदु जो होता है ना, वृत्त के परिधि पर कहीं भी जाइए तो समान दूरी पर ही होता है। केंद्र बिंदु से परिधि को छूने वाली कोई अगर रेखा है तो उसका नाम त्रिज्या होता है। उसको क्या बोलते हैं हम? त्रिज्या बोलते हैं। लेकिन वो केंद्र बिंदु से ही परिधि को कहीं भी छुए तब वो त्रिज्या होता है, ठीक है ना। केंद्र बिंदु से परिधि को छूने वाली रेखा क्या कहलाती है भैया? त्रिज्या कहलाती है। अगर इसी को और आगे यहाँ बढ़ा देते हैं तो ये जो हो जाती है ना पूरा, देखिए ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है दोस्तों, जो व्यास होती है। बात को यहाँ समझिएगा, जीवा आप किसको कहते हैं? तो जीवा कोई भी हो गया जो परिधि पर स्थित किसी भी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा, ये जीवा हो जाती है। ये जीवा, यहाँ से भी आप जीवा, इसको भी जीवा ही बोल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे भी आ जाओ तो इसको जीवा बोल सकते हैं। और आप एक बात ध्यान रखना कि जो जीवा केंद्र के जितना नज़दीक होगा उतना बड़ा होगा। जैसे ध्यान दीजिए, अगर ये वृत्त है और इस वृत्त में केंद्र यहाँ है, तो जो जीवा केंद्र से जितना नज़दीक उतना बड़ा, जितना नज़दीक उतना बड़ा और जितना दूर उतना छोटा। ये केंद्र से ज़्यादा दूर तो उतने ही छोटा होते जाएगा। अगर इसकी बात करिएगा तो ये सबसे अभी छोटा मिला इतने में, इतने जीवा में सबसे छोटी ये जीवा हुई। अब इससे भी छोटा लाना है तो यहाँ मिलाइए। तो केंद्र से जितना ज़्यादा दूर होगा उतना छोटा होगा और केंद्र के जितना नज़दीक होगा वो उतना ही बड़ा होता है। तो आप समझ लीजिए कि अगर किसी वृत्त में कोई जीवा केंद्र से होकर गुजर गया हो, तो केंद्र से होकर गुजर गया तो ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। और वृत्त के सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की, दोस्तों ध्यान देना, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है, यानी डायमीटर, व्यास कहलाती है। भैया इस बात को नोट कर लीजिए दिमाग में। हम लोग बच्चे में पढ़ते थे कि त्रिज्या कोई और होता है, व्यास कोई और होता है, जीवा कोई और होता है। व्यास जीवा ही है, लेकिन वो सबसे बड़ी जीवा है क्योंकि केंद्र से होकर गुजरा है। अच्छा, जरूरी नहीं कि ऐसे भी आ सकता था, केवल केंद्र से होकर अगर चल गया उस सब वृत्त के सबसे बड़ी जीवा कहलाएगा।
समझे कि नहीं। और ये सारे व्यास ही होंगे, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। अच्छा, तो यहाँ से यहाँ तक अगर आर है त्रिज्या, तो फिर यहाँ से यहाँ भी आर होता है। तो व्यास जो होता है ना, व्यास को डी से लिखा जाता है, यानी इंग्लिश में इसको डायमीटर कहते हैं इसीलिए। चलिए, और डी जो होता है 2 त्रिज्या के बराबर होता है, नहीं, क्योंकि मान लीजिए यहाँ से यहाँ आर और फिर यहाँ से यहाँ आर, तो कै बार आर, 2 बार आर, यानी आर प्लस आर बोले तो 2r। तो 2r कौन होता है, व्यास होता है। व्यास के बराबर जो होता है 2 आर होता है, यानी त्रिज्या का दुगना होता है व्यास। इस बात को आप समझे हैं। तो एक बात बहुत जरूरी है समझना कि एक वृत्त है और मान लीजिए ये जीवा है। ये जीवा क्या किया, जीवा जो है वृत्त को 2 भाग में बांट दिया। तो नीचे एक भाग हो गया, एक भाग ऊपर हो गया। यहाँ देखिए, जीवा से ऊपर एक भाग और जीवा से नीचे एक भाग। नीचे छोटा दिख रहा है, ऊपर बड़ा दिख रहा है। ये जो हुआ ना दोस्तों, ये जो इस जीवा से नीचे जो बच गया, ये हो गया लघु वृत्त खंड। लघु वृत्त खंड, इसको क्या कहिएगा, लघु वृत्त खंड कहिएगा, क्योंकि ये जो है ना छोटका वृत्त खंड हुआ। और इस जीवा से ऊपर जितना एरिया बच गया उसको आप कहेंगे दीर्घ वृत्त खंड। दीर्घ मतलब बड़ा, ठीक है ना, वृत्त खंड। तो ये दीर्घ वृत्त खंड और नीचे हो गया लघु वृत्त खंड। इस बात को आप समझ गए। अब अगर मान लीजिए बीच से गया है, ये जीवा है, व्यास है, तब तो ये दोनों वृत्त बराबर होता है, तो अर्धवृत्त हो जाता है। ऊपर भी अर्धवृत्त, नीचे भी अर्धवृत्त। लेकिन अगर ये जीवा खींच दिए तो इस जीवा द्वारा 2 भाग बटा, एक भाग इधर और एक भाग पूरा उधर। तो ऊपर का जितना भी पार्ट है वो दीर्घ वृत्त खंड हो गया और नीचे जो भी बच गया वो लघु वृत्त खंड हो गया। ऐसे ही नहीं बंटवारा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है केंद्र यहाँ हो, यहीं से बट गया तो ऊपर में छोटा हो गया। ऊपर में छोटा है तो ये लघु वृत्त खंड, और जो इस जीवा से इधर बचा वो सारे भाग हो जाएंगे दीर्घ वृत्त खंड के अंदर। अब दोस्तों एक बात बड़ा जरूरी है, वो क्या है कि ये त्रिज्या हुआ, ये त्रिज्या हुआ, इसको बोलते हैं आप चाप। इसको क्या बोलते हैं, चाप। चाप जो है परिधि का ही एक खंड है, परिधि का ही एक भाग है। ये पूरा घेरा आप इसको परिधि ही कहते हैं, और परिधि में से कुछ पार्ट यहाँ से यहाँ तक अगर बोलेंगे तो ये चाप हो गया, ठीक है ना। या अब इसको आप कहेंगे लघु चाप। यहाँ से यहाँ तक जो है ये छोटका चाप हो गया तो लघु चाप, और यहाँ से इधर बड़ा दिख रहा है ये दीर्घ चाप कहलाएगा, ठीक है ना। और ये परिधि का ही एक पार्ट है। दोस्तों इसको क्या कहते हैं, ये त्रिज्या और चाप के बीच जो घेरे के अंदर ये एरिया आ गया, ये पूरा एरिया, इस पूरे एरिया को आप क्या कहेंगे, तो त्रिज्या से घिरा हुआ है, इसको त्रिज्य खंड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, त्रिज्य खंड कहते हैं। बहुत जरूरी है ये चीजें जानना। बहुत सारे बच्चों को ये तो पता होता ही नहीं है कि त्रिज्य खंड क्या हुआ, वृत्त खंड क्या हुआ, चाप क्या हुआ। तो क्या होता है कि जब आप सवाल पढ़ते होंगे और त्रिज्य खंड बोल देगा, वृत्त खंड बोल देगा, तो दिमाग चकरा गया, आपको समझ में नहीं है कि बात कहाँ से हो रही है। तो आप समझ गए। अब ये देखिए, अब ये छोटा है, ये दोनों त्रिज्या के बाद इधर जो एरिया बचा है वो बड़ा है, तो इधर वाले को आप कह सकते हैं दीर्घ त्रिज्य खंड, और इधर वाले को कह सकते हैं लघु त्रिज्य खंड, लेकिन है ये त्रिज्य खंड ही, ठीक है। अब एक बात समझिए, अगर कोई वृत्त है तो वृत्त में आप, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं अभी मेंसुरेशन में, जब हम ज्योमेट्री में पढ़ेंगे तो भी वृत्त के बारे में पढ़ना है। ज्योमेट्री में भी वृत्त के बारे में पढ़ना है भैया, हाँ याद रखिए। तो ज्योमेट्री में हम कोण के बारे में, लाइन के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन जब हम मेंसुरेशन पढ़ते हैं तो उसमें क्षेत्रफल के बारे में पढ़ते हैं, परिमाप के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए तो इसके हम क्षेत्रफल का चर्चा करेंगे। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल बचपन से हम लोगों ने याद ही करा है भाई, ये कौन आज नया कोई बात नहीं होने वाला है। क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, और पाई का मान होता है 22/7। पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। दोस्तों क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और इसकी परिधि की लंबाई यानी इसका जो घेरा है
वो कितना होता है, तो 2 पाई r होता है। परिधि की लंबाई क्या होता है, 2 पाई r होता है। अब एक बात जान लीजिए, अगर मान लीजिए ये त्रिज्या है और ये त्रिज्या है और इसके बीच कोई ना कोई एंगल तो बन रहा होगा। आपको पता है पूरा वृत्त जो है केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनाता है। जब ज्योमेट्री आप पढ़ते हैं तो उसमें पता चलता है भाई वृत्त जो है केंद्र पर कितना का कोण बनाता है, 360 डिग्री का। लेकिन जब वो अर्धवृत्त हो जाता है, अगर ऐसा बांट दिया तो केंद्र पर इधर बन गया 180 डिग्री, इधर भी बन गया 180 डिग्री, और दोनों मिला दीजिए 180 180 360, तो यहां भी कोई कोण होगा। और इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछता है, ठीक ना, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो आप बताइए ये भी वृत्त के क्षेत्रफल का ही एक भाग है ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, पाई r स्क्वायर, और ये देखना है कि कितने डिग्री का कोण है, तो थीटा अब बटा 360, क्योंकि पूरा कोण होता है 360, तो 360 बट्टा में ये होता है वृत्तखंड के क्षेत्रफल का एरिया का फॉर्मूला, सॉरी त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। ये त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला निकालना हो तो पूरे वृत्त के एरिया का कितना भागी ले रहा है, तो जितना डिग्री है उसको ऊपर किसके रिस्पेक्ट में, तो 360 के रिस्पेक्ट में, क्योंकि पूरा वृत्त 360 डिग्री का कोण बनाता है। अगर मान लीजिए कि यहां पर एंगल 60 डिग्री हो रहा है, ये 60 डिग्री का कोण है, तो आपको लिखना है पाई r स्क्वायर और 60 डिग्री बटा 360 डिग्री। 60 से इसको काट दीजिए, 0 से 0 6 36 बटा 6, यानी पूरे वृत्त का जो एरिया आएगा, जैसे त्रिज्या आपको पता रहेगा, त्रिज्या कुछ भी दे देगा तो यहाँ बैठा लीजिएगा 22 बट्टा 7, जो त्रिज्या दे देगा, अगर मान लीजिए 7 सेंटीमीटर दे दिया तो 7 गुना 7, और ये 1 बट्टा 6 हो जाएगा, ऊपर 1 नीचे 6, 7 से 7 कैंसिल, 6 का आधा 3 कैंसिल, 22 का आधा 11, 11 7 77, 77 बट्टा 3 भाग लगा दीजिए, वो आंसर आ जाएगा आपका। तो ये होता है आपका त्रिज्य खंड के एरिया निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। तो आप वृत्त के क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, वृत्त की परिधि 2 पाई r, त्रिज्य खंड का एरिया निकल गया पाई r स्क्वायर बटा 360, हाँ थीटा बटा 360। अब ध्यान देना है दोस्तों, अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि ये त्रिज्य खंड है, ठीक, त्रिज्य खंड है, और इस चाप की लंबाई बताइए, ये वाली चाप की लंबाई, मैं अगर आपसे कह दूं कि इस चाप की लंबाई जो नीले वाली भाग है, इसको भी निकालने के लिए ना दोस्तों आपको ये थीटा पता होना चाहिए, एंगल पता होना चाहिए, एंगल पता होना चाहिए। तो आप क्या लगाएंगे कि पूरे वृत्त के परिधि क्या होता है, 2 पाई r, परिधि होता है, क्षेत्रफल ना होता है पाई r स्क्वायर, ये 2 पाई r हुआ, और यहाँ जितना डिग्री का कोण है उसको ऊपर लिखना है थीटा को, अगर 50 है तो 50, 45 है तो 45, और पूरा कोण होता है कितना, 360 डिग्री, तो ये लिख देना है। इससे हमारा क्या आ जाएगा, देखिए वृत्त के परिधि का थीटा बटा 360, बटा में 360 क्यों, क्योंकि केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। तो याद रखना है इस कोण के रिस्पेक्ट में पता करना है कि चाप कितना लंबाई का है, तो इस कोण को ऊपर और बटा में 360, तो परिधि का ही एक पार्ट होता है ये चाप, इसीलिए फॉर्मूला लगता है 2 पाई r, यानी परिधि थीटा बटा 360, यह तरीका है। अब समझ लीजिए जरा। अब दोस्तों कभी कभी क्या देगा, 3 समान वृत्त देगा, और 3 समान वृत्त जो है एक दूसरे को टच कर रहा है, और तब कह देगा कि तीनों वृत्त एक दूसरे को टच किया है या छू रहा है या स्पर्श कर रहा है, उसके बीच जो जगह है उसका एरिया बताइए। ई वाला एरिया पूछता है, ये वाला एरिया पूछता है। अब कोई ये दिमाग मत लगा देना कि त्रिभुज है, देखो ये वाला एरिया पूछ लेता है, इस एरिया को कैसे निकाला जाए। तो ये वाला जो एरिया पूछता है तो आप एक काम कर सकते हैं, देखिए 3 समान वृत्त रहेगा दोस्तों, तो अगर इसकी त्रिज्या r है तो इसकी त्रिज्या भी r, इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ मिला दीजिए, यहाँ से यहाँ त्रिज्या और यहाँ से यहाँ त्रिज्या, फिर यहाँ से यहाँ ये त्रिज्या, फिर यहाँ से यहाँ भी त्रिज्या हो गया, ठीक है। अब बताइए कि साइड बराबर हो गया क्या त्रिभुज का, यहाँ से यहाँ 2 गुआर, यहाँ से यहाँ 2 गुआर, यहाँ से यहाँ 2 गुआर, यानी ये हो गया, क्या जानते हैं, इस जो त्रिभुज बना
ये समबाहु त्रिभुज हो गया। इसके अंदर जो त्रिभुज बना दोस्तों समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज हो गया, क्योंकि तीनों साइड इसकी क्या हो गई, इक्वल हो गई, बराबर हो गई। अब समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज के एरिया में से इस त्रिज्यखंड का एरिया, मान लीजिए ये वाला एरिया पूरा, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया घटा दें, ये वाला पूरा एरिया, ये वाला पूरा एरिया और ये वाला पूरा एरिया इस पूरे त्रिभुज के एरिया में से घटा देंगे तो हमारा ये नीला वाला भाग निकल जाएगा। तो ये त्रिभुज कैसा है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का क्या होता है भैया फॉर्मूला, समबाहु त्रिभुज पढ़ चुके हैं आप लोग, ओहो समबाहु त्रिभुज आप लोग पढ़ चुके हैं, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है ना। इसमें समबाहु त्रिभुज की भुजाएं जो हो गई पूरा 2 गुआर हो गया, यानी एक की जगह 2 गुआर रखा जाएगा। माइनस क्या होगा इसमें से, तो माइनस होगा भैया इतना ही पूरा, मतलब ये पूरा और ये वाला पूरा। तो समबाहु त्रिभुज है तो तीनों कोण भी समान होगा, और तीनों कोण समान होगा तो 60 60 60 60 60 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब होता है दोस्तों, 180 डिग्री एरिया घटाने का मतलब होता है, वृत्त का 180 डिग्री घटाने का मतलब होता है कि आधा वृत्त घटना। कैसे, ऐसे ये पूरा वृत्त 360 होता है और 180 डिग्री तो इतना होता है। तो बताइए ई वाला थीटा 60 डिग्री, ई वाला 60, ई वाला 60, यानी 60 60 60 180 डिग्री घटाना है, यानी पूरे वृत्त के परिधि का πr² का 180 डिग्री बटा 360, नहीं यानी 180 दूना 360, पूरे वृत्त के एरिया का आधा घटा लीजिए। अब देखिए एक के जगह आप क्या रखेंगे, 2 गुआर रखेंगे, तो √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, तो 2r का स्क्वायर करिएगा, माइनस ये हो गया आपका πr² का आधा। तो अब आप यहाँ √3/4 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4r² माइनस πr²/2। देखिए 4 से 4 कट गया, r² कॉमन भी ले सकते थे, यानी √3r² माइनस πr²/2। यानी दोस्तों आगे सिर्फ हमको यहाँ त्रिज्या रख देंगे तो सॉल्व होके हमारा, जैसे वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ रहेगा तब यहाँ एरिया पूछेगा, ठीक है। या हो सकता है कि ये त्रिभुज बने और इसकी भुजा दे दे तो इसका आधा वृत्त की त्रिज्या हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे आगे, ठीक है ना। यहाँ आप r² कॉमन ले सकते हैं, तो r² कॉमन ले लीजिएगा, तो इधर से क्या बच गया, √3 बच गया, और r² कॉमन है तो माइनस π/2 बच गया। ये भी आप इसका फॉर्मूला कह सकते हैं, कैसे हो जाएगा, r² माइनस √3 माइनस π/2, ठीक है। अब समझिएगा कि 4 गो वृत्त दे देगा सटा के, तब क्या होगा, 4 बराबर वृत्त होंगे, थोड़ा ये पोलियो वाला हो गया, चलिए 4 बराबर वृत्त देगा, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया हमसे, लीजिए ये 4 बराबर वृत्त होगा ना दोस्तों, तो 4 बराबर वृत्त में कहेगा कि चारों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहा है, और तब बताइए कि उसके बीच, चारों वृत्त के बीच में जो एरिया है वो वाला एरिया कितना होगा, यानी ये वाला एरिया, समझ रहे हैं, ये वाला एरिया आपसे पूछा जाएगा कि ये जो हम नीला भाग वाला बना रहे हैं, ये वाला एरिया, हाँ इसका एरिया क्या होगा, इसका क्षेत्रफल बताइए, इसका क्षेत्रफल पूछेगा। कैसे निकालिएगा, तो ऐसे निकाल सकते हैं, कैसे जानते हैं, अगर इसको मिला देते हैं, मिला दिए मिला दिए मिला दिए, ये क्या बन गया जानते हैं, एक वर्ग बन गया। और वर्ग के एरिया में से, पूरे वर्ग के एरिया में से ये त्रिज्यखंड का एरिया, इस त्रिज्यखंड का एरिया, इस त्रिज्यखंड का एरिया, इस त्रिज्यखंड का एरिया घटा देते हैं, इसका मतलब है कि हमारा ये वाला बच जाएगा। पूरे वर्ग के एरिया में से ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट ये पार्ट घटा देंगे तो ना मिल जाएगा ये वाला एरिया, नीले भाग की जो है क्षेत्रफल। कैसे निकाल सकते, तो भैया अगर चारों वृत्त समान है तो त्रिज्या तो बराबर ही होगा। त्रिज्या क्या है, बराबर, यहाँ से यहाँ त्रिज्या, यहाँ से यहाँ त्रिज्या,
है ना, त्रिज्या त्रिज्या, वाह। अब पूरा वर्ग की एक भुजा क्या हुआ, वर्ग की भुजा क्या हुआ, वर्ग की भुजा की लंबाई पता चल गया कि 2 गो आर के बराबर, 2 गो आर के बराबर, यहाँ से यहाँ 1 आर, यहाँ से यहाँ 1 आर, 2 आर। तो वर्ग का क्षेत्रफल में से, यानी 2 गो आर स्क्वायर में से, वर्ग के क्षेत्रफल में से क्या घटाना होगा जानते हैं? वर्ग में एक कोण कितने डिग्री का, 90, तो ई भी 90, ई भी 90, ई भी 90, 90 चौका 360। 360 का मतलब हुआ दोस्तों कि पूरा एगो वृत्त घटेगा, यानी इसमें से घटेगा पाई आर स्क्वायर। समझ गए? काहे कि 90 90 90, ये वाला जो एरिया है ना वृत्त का 1/4 है। देखिए इसी को आगे बढ़ा देते हैं, इसी को आगे बढ़ा देते तो 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट, चारों पार्ट बराबर, तो एगो ऐसन का यहाँ एक, यहाँ 2 गो 3 गो 4 गो, चारों ही खंड मिलाकर एगो वृत्त ना बन जाएगा, यानी पूरा एक वृत्त का एरिया घटाना होगा। यानी यहाँ पर हम ये कह सकते हैं ये 4r स्क्वायर हुआ माइनस पाई आर स्क्वायर हुआ, यानी आर स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं, 4 माइनस पाई हो जाएगा। और इसी सब को ट्रिक बनाया जाता है किताब में, आप यहाँ समझ के पढ़ रहे हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर 4 वृत्त द्वारा घिरा हुआ जो क्षेत्रफल है, इसकी एरिया पूछा, क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो आर स्क्वायर माइनस 4 माइनस पाई, आर स्क्वायर इंटू 4 माइनस पाई। अब दोस्तों एक बात और बड़ा इंपॉर्टेंट है समझने वाली, कि अगर कोई अर्धवृत्त है, बड़ा बच्चा सब कंफ्यूज करता है, आपको पता है कि पूरे वृत्त का परिधि क्या होता है? परिधि 2 पाई आर। क्षेत्रफल भी पता है आपको, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर पता है ना। लेकिन अगर हम कह दें पूरा वृत्त है तो परिधि 2 पाई आर, और अगर अर्धवृत्त है तब परिधि क्या, तब क्या, अर्धवृत्त है तब परिधि क्या, तो 2 पाई आर का आधा एगो पाई आर। लेकिन ये सही नहीं है, ये गलत है भैया। परिधि का मतलब होता है पूरा घेरा। आप जो लिए आधा, तो यहां से यहां तक हुआ आधा, इतना यहां से यहां तक हुआ पाई आर, और यहां से यहां तक भी पाई आर, तब हुआ 2 पाई आर। लेकिन अर्धवृत्त में तो ऐसा हो जाता है ना, आधा तो मिट गया, लीजिए, तो ई वाला भी जोड़िएगा ये वाला तभी तो, यानी यहां से यहां तक 1 आर, यहां से यहां तक 1 आर, 2 आर और ऐड होगा, यानी कि पाई आर में 1 आर 1 आर, यानी 2 गो आर और ऐड होगा, तब जाके अर्धवृत्त की परिधि हुई। ये किसकी परिधि? अर्धवृत्त की, हाँ अर्धवृत्त की, ठीक ना। तो ये क्या हो जाता है, आर कॉमन, ये पाई प्लस 2, तो ये हो गया पाई प्लस 2। भैया जी ये आपके अर्धवृत्त का परिधि हो गया। इस बात को ध्यान देना है, बड़ा इंपॉर्टेंट एक बात हम आपको बताने जा रहे हैं, सुनिएगा। ये मान लीजिए कि ये अर्धवृत्त है, और आपसे ये कह दिया जाए कि अर्धवृत्त के अंदर एक वर्ग बन रहा है, ठीक ना। तो समझिएगा, अर्धवृत्त के अंदर कोई वर्ग बन रहा है, तो इस अर्धवृत्त के त्रिज्या और वर्ग के भुजा के बीच क्या क्या रिलेशन हो सकता है। कभी हो सकता है कि एक अर्धवृत्त की त्रिज्या दे देगा और इसमें बनने वाले सबसे बड़े वर्ग का एरिया पूछेगा, क्योंकि आगे जो हम मिसलेनियस सवाल कराने वाले हैं तो उसमें होगा, फिगर चेंज होगा, कोई वर्ग से त्रिभुज बनेगा, कोई अर्धवृत्त से त्रिभुज बनेगा, अर्धवृत्त से हो सकता है वर्ग बनेगा, इस तरह की चीजें होंगी। तो जरा यहां समझिएगा, अगर इसमें वर्ग बनाइएगा तो वर्ग का मतलब होता है दोस्तों कि उसकी क्या होनी चाहिए, चारों साइड क्या होती है, बराबर होती है। अब ये मान लीजिए कि चारों साइड बराबर होने का क्या मतलब, ये जो चारों साइड बराबर अगर है, अगर चारों साइड बराबर है इसका मतलब है कि प्रत्येक भुजा की लंबाई a, यहाँ से यहाँ तक a, उसी तरह ऊपर भी हो जाएगा इसकी लंबाई a, इधर से भी लंबाई a हो जाएगा, और ये वाला भी लंबाई कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। स्पष्ट समझिए कि अगर केंद्र बिंदु है ना, तो ये वाला भुजा जो है ना, ये एकदम बीचे में आएगा, क्योंकि वर्ग में
दोनों साइड बराबर होगा। अगर इसको हम इधर घसका के बनाते तो वर्ग की इधर वाली भुजा छोटी हो जाती, ये वर्ग कभी नहीं बनता। या इस वर्ग को थोड़ा और इधर घसका के बनाएंगे तो ये इधर वाली भुजा छोटी हो जाएगी, जितना इधर घसकेगा भुजा छोटा हो जाएगा, ये हो जाएगा। यानी ये वर्ग की भुजा यहां से यहां तक है, इस भुजा के बीच सेंटर पर है ये बिंदु, पक्का ये बीच सेंटर पर, यानी हमारा a/2 हो गया इधर और a/2 हो गया इधर। अब एक काम करते, यहां से यहां एक मिला देते हैं, तो केंद्र से परिधि को छूने वाली रेखा हो जाती है त्रिज्या। केंद्र से परिधि को छूने वाली रेखा क्या हो जाती है? त्रिज्या होती है। और देखो ये होता है 90 डिग्री का कोण, क्योंकि वर्ग में चारों को 90-90 डिग्री होता है। ये 90, ये 90, ये 90, ये 90। दोस्तों जरा सोचो, ये वाला हो गया त्रिज्या, ये लंब का काम, ये तो कर्ण आ जाएगा, त्रिज्या जो कर्ण हो गया, ये लंब का काम करेगा, ये आधार का काम करेगा। तो त्रिज्या का स्क्वायर यानी कर्ण का जो स्क्वायर होगा, ये लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर यानी a/2 के स्क्वायर के बराबर होगा। कर्ण का जो स्क्वायर होता है बाकी दोनों छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये r स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया? a स्क्वायर बट्टा 4 हो गया। जरा गौर करिएगा, 4a स्क्वायर और a के स्क्वायर 5a स्क्वायर, यानी r स्क्वायर बराबर हुआ 5a स्क्वायर बट्टा 4। अब स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ेगा, तो 5 रूट के अंदर रहेगा, लेकिन a बाहर आ जाएगा क्योंकि a स्क्वायर है, 2 बार a है। और सुन लीजिए 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, यानी √5a/2 हो जाएगा। अब इसी को ट्रिक वाली किताब में आप इसको रटेंगे तो यहां समझ लीजिए कि यह हुआ कैसे, क्योंकि सीधा रटने से याद नहीं रहेगा, आपको समझना पड़ेगा। अब रट्टा मारिए समझ कहता। तो त्रिज्या जो होगा किसी भी अर्धवृत्त में, उसके अंदर अगर कोई वर्ग बन रहा है तो वर्ग में अगर वर्ग की भुजा दिया है, त्रिज्या निकालना है तो यहां लिख देंगे √5, वर्ग की भुजा लिख देंगे, 2 से भाग दे देंगे, निकल गया। अगर मान लीजिए 16 सेंटीमीटर रहता वर्ग की भुजा तो 16 यहां रख देते, 2 से 8 बार में कटा, 8 √5 हो जाएगा त्रिज्या। समझे कि नहीं? या हो सकता है कि यही दिया रहेगा, यही √10 दे देगा तो आप इसको काट सकते हैं इसके जगह, या हो सकता है √5 दे देता तो भुजा 2 हो जाता। तो त्रिज्या अगर गायब रहेगा तो भुजा देले रहेगा, भुजा देले रहेगा तो त्रिज्या गायब कैले रहेगा। ठीक है ना? तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको आज वृत्त के बारे में जो भी चीजें मैंने बताया बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगली वीडियो में अब हम क्वेश्चन को लेकर चलेंगे और सारे मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे जो त्रिभुज से भी होंगे, वृत्त से भी होंगे, वर्ग से भी होंगे, मतलब वो सारे फिगर से होंगे जो क्षेत्रफल परिमाप में आते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में, अगला पूरा सेशन देखिएगा। अच्छा से गणित को सीखना है तो हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।